साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर लेवल से बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं वो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वो क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? टेलीफोन लाइन कभी भी आएगा तो वो कनेक्शन कैसा होगा? डायल अप कनेक्शन होगा। और डायल अप कनेक्शन में किस डिवाइस का प्रयोग होता है? मॉडेम का, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। वेरी गुड। ये क्या स्लोएस्ट कनेक्शन है? जी हां, डायल अप कनेक्शन या टेलीफोन लाइंस कनेक्शन एक स्लोएस्ट कनेक्शन की क्राइटेरिया में आएगा। ठीक, आगे देखो। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो। डैश इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। डैश एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है जो कंप्यूटर को मानव भाषा समझने की अनुमति देता है। क्या कंप्यूटर और हम, रोबोट और हम, यानी रोबोट और इंसान क्या आपस में बातचीत कर सकता है? क्या एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकता है? जी हां। जैसे एलेक्सा, सिरी, आप उनसे एक एक घंटे बात करिए, है ना, वो बात करेंगे आपके साथ में। आप उनसे कहिए मैं बहुत दुखी हूं, है ना, एलेक्सा से कहिए, वो कहेगा क्यों दुखी हो, है ना, आपकी बातें सुनेगा, आपको राय भी देगा। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपकी बात सुन रहा है, आपको रिप्लाई दे रहा है ना, आपको अकेला फील नहीं होने देगा। यहां तक है ना। एलेक्सा है, सिरी है, इन सबसे आप बातें कर सकते हैं। ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप कहिए आई लव यू, वो कहेगा आई लव यू टू, है ना। तो आप जैसी बातें करेंगे आपका पूरा मन बहलाएगा। एलेक्सा और सिरी, तो इसके अंदर जो बात करने की टेक्निक है उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलेंगे, जो आपकी भावनाओं को समझेगा, है ना, आपके साथ बातचीत करेगा। दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और यहां से क्वेश्चन आता जरूर है, एनएलपी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अब एनएलपी के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म है। एनएलपी एक कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विज्ञान का मतलब कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने, कंप्यूटर की मानव भाषा को समझने में प्रयोग किया जाएगा, व्याख्या करने, उसको डिटेल करना और उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। तो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने की, उसको समझने की, उसकी एक्सप्लेनेशन करने की ताकत रखता है, यह है एनएलपी। एनएलपी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? एनएलपी का कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है? पहला, चैट बॉट और वर्चुअल असिस्टेंट, यानी एलेक्सा और सिरी के केस में, चैट बॉट्स के केस में, चैट जीपीटी के केस में, है ना, यहां पर इस्तेमाल होगा। मशीन ट्रांसलेशन, जैसे गूगल ट्रांसलेट करने में आप गूगल को इंग्लिश दीजिए, वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। आप गूगल को इंग्लिश दीजिए, वो पंजाबी में कन्वर्ट कर देगा। आप गूगल को पंजाबी दीजिए, वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो ये किसकी मदद से करता है? एनएलपी की मदद से। तीसरा, सेंटीमेंट एनालिसिस। पहले के समय में कंप्यूटर के पास क्या नहीं हुआ करता था? तो आंसर है भावनाएं नहीं हुआ करती थी, है ना। वो हमारे दुख सुख के पलों को समझता नहीं था, उस पर रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एनएलपी की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटीमेंट को भी जोड़ दिया गया, जहां वो हमारे दुख सुख में भी हमारी बातों को समझेगा और उसमें रिप्लाई करेगा, यानी सेंटीमेंट एनालिसिस उसमें जोड़ दिए गए। नेक्स्ट, स्पीच रिकॉग्निशन। हम लोग कई बार स्पीच पढ़कर किसी चीज को, कंप्यूटर बोल बोल के किसी भी चीज को समझता है ना। तो ये स्पीच भी डेवलप कर दी गई कंप्यूटर में।
जीमेल स्पैम फिल्टर, ये क्या है? आप लोग जानते हैं कि कई सारे मेल ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में आ जाते हैं। हमारा कंप्यूटर अपने आप ये देखता है कि ये मेल सही है, ये मेल सही नहीं है, और जिसको लगता है कि ये मेल सही नहीं है उसको स्पैम या जंक मेल फोल्डर में डाल देता है। ये भी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। और ऑटो करेक्शन एंड ऑटो कंप्लीशन, MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में, या व्हाट्सएप पर, या फेसबुक पर, या एक्स पर, जब भी आप कुछ लिखते हैं तो ऑटोमेटिक करेक्ट वाला फीचर आ जाता है ना। अगर गलती से भी आपने कुछ गलत टाइप कर दिया या कोई ग्रामर गलत हो गई तो ईमेल के केस में मेल टाइप करते समय, है ना, व्हाट्सएप पर कोई स्पेलिंग गलत हो गई तो ऑटोमेटिक क्या उसको सही कर दिया जाता है, ऑप्शन आ जाते हैं। जी हाँ, यानी ऑटो करेक्शन और कंप्लीशन का फीचर भी क्या है? NLP का एग्जाम्पल है। क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टास्क इन NLP विद इन मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के अंतर्गत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी NLP में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य कार्य है? निम्नलिखित कौन सा सामान्य कार्य है? NLP का काम क्या है? इमेज क्लासिफिकेशन करना? नहीं। स्पीच को सिंथेसाइज करना? स्पीच रिकॉग्नाइज कर सकता है लेकिन स्पीच को टच नहीं कर सकता, उसको महसूस नहीं कर सकता, यानी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, है ना। तो ये भी नहीं होगा। स्पीच रिकॉग्निशन होता तो सही हो जाता। पहचान सकता है स्पीच को लेकिन स्पीच के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकता है। हाँ, अभी हम लोग ने देखा पीछे कि NLP में सेंटिमेंट यानी दुख सुख, है ना, ये पल साझा करेगा, ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस सही है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, क्या किसी ऑब्जेक्ट को पहचान पाएगा? नहीं, है ना, इसकी आंखें तो होती नहीं है। फीचर स्केलिंग, क्या नाप सकता है किसी चीज को? नहीं, है ना। अब वो ह्यूमन तो है नहीं, है तो रोबोट, तो वही काम कर पाएगा जो उसमें फीड होगा। यानी सेंटिमेंट एनालिसिस सही जवाब होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। यानी पॉजिटिव सोचना, निगेटिव, न्यूट्रल रहना, है ना, ये सारी पावर NLP के द्वारा मशीन यानी रोबोट्स में डाली जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ NLP? निम्नलिखित में से कौन NLP का अनुप्रयोग नहीं है? कहां हम NLP का प्रयोग नहीं कर सकते? नॉट, लैंग्वेज ट्रांसलेट करने में, स्पैम डिटेक्शन में, फेशियल रिकॉग्निशन में, टेक्स्ट समराइज करने में, या सेंटिमेंट एनालिसिस में। एक एक करके देखिए। लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में गूगल ट्रांसलेशन कर सकते हैं। स्पैम को डिटेक्ट करने में जीमेल के केस में कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन नहीं, ये कोई पासवर्ड सेट थोड़ी ना करता है ना, ये कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड थोड़ी ना करता है, तो फेशियल रिकॉग्निशन का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये हो जाएगा नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ NLP। टेक्स्ट समराइजेशन, जी हां, ऑटो करेक्ट करना टेक्स्ट को, है ना, स्पेल चेक करना, ये सब तो कर सकता है। सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर सकता है। तो कह रहा है पॉपुलर NLP के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, स्मार्ट असिस्टेंट, एलेक्सा सिरी प्रोवाइड करना, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन, कस्टमर की सर्विस को ऑटोमेट करना, सर्च इंजन रिजल्ट को बढ़िया बनाना, सर्वे करना, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करना। सोशल मीडिया पे मॉनिटर कर सकता है ना NLP? बिल्कुल कर सकता है, आपने देखा होगा। स्पैम को रोकता है ना सोशल मीडिया पर। टेक्स्ट एनालिसिस, और टेक्स्ट की एनालिसिस भी करता है। कोई ग्रामर मिस्टेक हो जाती है तो उसको सही भी कर देता है ना, टेक्स्ट एनालिसिस भी करेगा। वेरी गुड। अब मैच दी फॉलोइंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। आप जानते हैं कि मैच दी कॉलम से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जरा देखिए कि आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जो आपने पढ़ा है ना, तो कर लेंगे बहुत आसानी से। जरा बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाया? इधर टर्म है, इधर फाउंडर लिखे हुए हैं, जरा मैच करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और OSI मॉडल। कर लिया मैच? बताएं। वेरी गुड, जरा चेक करो।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा हैं कौन? जॉन मैककार्थी, है ना। जॉन मैककार्थी ने बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानते हैं आप इस बात को। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग किसने बनाया? आर्थर सैम्यूल ने। मशीन लर्निंग किसने बनाया? आर्थर सैम्यूल। तो मशीन लर्निंग के पापा हो गए आर्थर सैम्यूल। डीप लर्निंग के पापा कौन है? डीजी यानी जॉफ्री हिंटन, ये हो गए डीप लर्निंग के पापा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पापा कौन है? बहुत बढ़िया, दैट इज केविन एस्टन, फाउंडर ऑफ आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ओएसआई मॉडल किसने बनाया? आईएसओ के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा 1984 में। और इसके पापा कौन है? ह्यूबर्ट जिमरमैन। ह्यूबर्ट जिमरमैन। ओएसआई मॉडल किसने बनाया? ह्यूबर्ट ने बनाया, ह्यूबर्ट जिमरमैन ने बनाया। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि इसमें से आपको ओएसआई मॉडल का नहीं पता था, हो सकता है ना पता हो, बाकी के 4 तो पता थे। तो जो बच गया क्या वो ओएसआई मॉडल का हो गया? जी हां, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, अगर 2-3 आपको पता होते हैं तो 1-2 में आप गैस भी मार सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। यस, कर लेंगे आप। जरा एक बार फिर से देख लो। मशीन लर्निंग के पापा आर्थर सैम्यूल, डीप लर्निंग जॉफ्री हिंटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैककार्थी, आईओटी के केविन एस्टन और ओएसआई मॉडल के आईएसओ या फिर ह्यूबर्ट जिमरमैन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज क्यूआर इन क्यूआर कोड स्टैंड्स फॉर? कह रहे क्यूआर कोड में क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है? हम लोग देखते हैं जितने भी यूपीआई हैं, है ना, उन सब में क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन होता है। और क्यूआर की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। वेरी गुड, यानी द करेक्ट आंसर इज क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये वाला कोड। अब क्यूआर कोड से एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना, और अब भी आ सकता है। क्या क्या बातें और याद रखनी पड़ेंगी आपको क्यूआर कोड में? क्यूआर कोड का आविष्कार किसने किया? मासाहिरो हीरो ने किया, है ना। क्या नाम है इसका? मासाहिरो हारा। हार भी गया ये, है ना, हीरो भी बन गया एक तरीके से और हार भी गया, है ना, ऐसे याद रखो। मासाहिरो हारा और जापानी कंपनी डेंसो वेव, कंपनी का नाम कौन सा है? जापान की कंपनी डेंसो वेव ने विकास किया। कब? 1994 में। तो द क्यूआर कोड वाज इन्वेंटेड बाय मासाहिरो हारा एंड अ डेवलपमेंट टीम एट डेंसो वेव इन 1994। फिर से एक बार बोलो, किसने क्यूआर कोड इन्वेंट किया? क्विक रिस्पॉन्स कोड डेवलप किया मासाहिरो हारा ने, कंपनी का नाम है डेंसो वेव और ईयर है 1994। क्लियर है? नेक्स्ट, विच टूल अलाउ कॉन्टेक्टलेस पेमेंट यूजिंग स्मार्टफोन? कौन सा टूल स्मार्टफोन का उपयोग करके संपर्क रहित भुगतान की अनुमति देता है? सोचो जरा। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट, जैसे अभी आप क्या करते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, अपना कार्ड निकालते हैं, उसकी मशीन में इंसर्ट करते हैं पीओएस वाली, फिर पेमेंट होता है। लेकिन इसकी जगह पर कॉन्टेक्टलेस भी पेमेंट हो सकता है। बिना पीओएस मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन को या कायोस्क को टच किए कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करने में मदद कौन सी डिवाइस करती है? एनएफसी करती है, यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन वो टेक्नोलॉजी है जो बिना कार्ड को मशीन में टच किए पेमेंट कर देती है ना। एनएफसी इनेबल्ड वाले भी डेबिट कार्ड आते हैं मार्केट में, जिनमें वाईफाई का सिंबल बना होता है और इसकी एक लिमिट होती है कि इतना पेमेंट आप कर सकते हैं कॉन्टेक्टलेस में। बस आपको अपने कार्ड को लेकर जाना होता है बेहद करीब इस डिवाइस के, इस पीओएस डिवाइस के, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, which of the following is an example of a government backed digital payment platform in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार समर्थित डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? पेपाल,
मोबीविक, भीम, एप्पल पे या पेटीएम, या आता है बताएंगे नहीं। वेरी गुड। आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है भारत में वो कौन सा है? भीम एप्लीकेशन है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। दैट इज भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट, विच डिजिटल टूल इज मेनली यूज्ड फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? म्यूचुअल फंड निवेश हानिकारक है ना। संभल के चलिए, कई ऐसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, यहां पर जोखिम है इसमें, है ना। इसकी प्रमोशन भी होता है लेकिन इसमें जोखिम भी बताया जाता है। यस, तो म्यूचुअल फंड निवेश के लिए मुख्य रूप से किस डिजिटल टूल का उपयोग किया जाता है? क्या कोई एप्लीकेशन है जिसके द्वारा म्यूचुअल फंड निवेश किया जाता है? ग्रो, एमएस वर्ड, फ्लिपकार्ट, ओला या उबर? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज सबसे ज्यादा फेमस एप्लीकेशन है, 98% तक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ग्रो एप्लीकेशन, GROWW, है ना। आपने कई बार ऐड भी देखा होगा इसका, ग्रो एप्लीकेशन का। नेक्स्ट, अगेन मैच दी फॉलोइंग, बताइए, मैच करिए प्रोटोकॉल को उनके काम के साथ। एचटीटीपी का काम क्या है? एफटीपी का काम क्या है? एसएमटीपी का काम क्या है? डीएचसीपी का काम क्या है? और एसएनएमपी का काम क्या है? देखो, मैच दी कॉलम इसलिए भी आते हैं क्योंकि एक तीर से 5 निशाने लगते हैं, है ना। ये एक तरीके से एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए, और अगर 3 भी मैच दी कॉलम आ गए तो 3 क्वेश्चन में 15 चीजें पूछ ली गई कम से कम, है ना। इसलिए मैच दी कॉलम या मैच दी फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूपी SSSC के एग्जाम्स में। गेटिंग? तो एचटीटीपी क्या है आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका यूज करते हैं वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, यानी पहले का ई होगा। बिल्कुल सही। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल्स को ट्रांसफर करने में इसका प्रयोग करते हैं, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने में। कहीं ऐसा दिख रहा है? जी हां, ट्रांसफरिंग फाइल्स यानी बी वाला, फाइल ट्रांसफर करने के लिए, तो 2 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। एसएमटीपी क्या है? मेल को सेंड करने वाली प्रोटोकॉल, यानी सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजने वाला, तो क्या हो गया? 3rd का हो गया ए। वेरी गुड। डीएचसीपी क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करता है, तो वो है डीएचसीपी। क्या कहीं ऐसा दिख रहा है? असाइनिंग द आईपी एड्रेस मिल गया, आईपी पते को असाइन करना, यानी 4th का सी हो जाएगा। वेरी गुड। 5th है एसएनएमपी, यानी सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल का यूज हम लोग क्यों करते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस को देखने के लिए, निगरानी करने के लिए, नेटवर्किंग की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए कि वो सही काम कर रही हैं या नहीं, एसएनएमपी का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th का हो जाएगा डी, सॉरी 5th का हो जाएगा डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? एचटीटीपी क्या है? वेब पेज एक्सेस करना। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर करने के लिए। एसएमटीपी क्या है? मेल भेजने के लिए। डीएचसीपी का मतलब असाइन दी आईपी एड्रेस, आईपी पता असाइन करना, और एसएनएमपी का मतलब है मॉनिटर करना नेटवर्किंग के डिवाइसेस को, जैसे हब, राउटर, गेटवे, है ना। इन सबको मॉनिटर यानी इनकी निगरानी करना कि कोई कमी तो नहीं आ रही है, कोई एरर तो नहीं आ रही है, दैट इज वाया एसएनएमपी। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, एक और मैच दी फॉलोइंग की प्रैक्टिस करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ओवरफिटिंग, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच दी फॉलोइंग है, ये वाला, है ना। काफी फेमस है ये, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। बताओ, करो।
कर लिया आप लोगों ने। अब जरा समझो, अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग से आ रहा है ना, उसी के ये सारे पार्ट हैं। तो मशीन लर्निंग का ही ये कहीं ना कहीं मैच दी कॉलम है और 5 चीजें पूछ रहा है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड, ओवरफिटिंग, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो अब ये पढ़ने के बाद में आपको इन 5 के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। हम पेपर के लिए भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं। और अगर नॉलेज हो जाएगी तो क्या पेपर तो क्रैक हो ही जाएगा, है ना। मेन क्या है, नॉलेज के पीछे भागो, एग्जाम झक मार के आपके पीछे आएगा, यानी नौकरी झक मार के आपके पास में आएगी, है ना। तो हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। आओ, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? आप जानते हैं कि लेबल्ड डेटा की अगर बात होगी तो वो सुपरवाइज्ड है। क्या लेबल्ड डेटा कहीं दिख रहा है? हाँ, लर्निंग विद लेबल्ड डेटा इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी ए का 2 हो गया। बोलो ठीक है। सुपरवाइज्ड का मतलब लेबल्ड डेटा, अनसुपरवाइज्ड का मतलब अनलेबल्ड डेटा, लर्निंग विदाउट लेबल्ड डेटा अनसुपरवाइज्ड हो गया, यानी बी का 3 हो गया। बोलो जी सर। ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है ना, ओवर हो जाती है। और ओवर कोई चीज कब होती है? जैसे सामने वाले से आप बातें कर रहे थे, ओवर कब होगा? जब वो भड़कने लगेगा, जब उसकी आवाज तेज हो जाएगी तो वो ओवर फिटिंग हो जाएगा ना। जब कोई बहुत तेजी से बोलने लगता है तो इरिटेशन होने लगती है ना। कहते प्यार से बोलो ना, ओवर क्यों हो रहे हो, चढ़े क्यों जा रहे हो। तो ओवर फिटिंग का मतलब होता है नॉइज। क्या कहीं नॉइज दिख रहा है? जी हां, मॉडल लर्न नॉइज अलोंग विद पैटर्न, यानी जब रोबोट आसपास की नॉइज को भी महसूस करे। नॉइज महसूस करने का मतलब कहीं कोई चिल्ला रहा है ना, समझे उसकी बात क्या है। कहीं पर बड़ा शोर हो रहा है ट्रैफिक सिग्नल में, वहां पर भी वो काम कर पाए। तो यानी जब रोबोट नॉइज पर काम करते हैं, उसकी पैटर्न को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग, उसे बोलते हैं ओवरफिटिंग। तो ओवर कहीं भी अगर आ जाएगा तो आपको क्या समझना है? ओवर तब होता है जब नॉइज बढ़ती है, जब आवाज बढ़ती है, तब कहलाता है ओवर। तो नॉइज के केस में हमेशा क्या होगा? ओवरफिटिंग। जब रोबोट नॉइज को समझता है उसे बोलते हैं ओवरफिटिंग। क्लासिफिकेशन का मतलब, क्लासिफाई करने का मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन करना, यानी प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करने का मतलब अनुमान लगाना, कैटेगरीज का या क्लासेस का। जब रोबोट काम करना शुरू करता है, यानी इसका क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा। अब जरा समझो, इधर आओ। जब रोबोट काम करना शुरू करता है तो रोबोट कैसे काम करेगा? कुछ पहले अनुमान लगाएगा ना कि ये हो सकता है। जैसे मैच दी कॉलम में आप क्या कर रहे हैं? एक अनुमान लगा रहे हैं ना कि इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है ना। ऐसे ही हमारी मशीन भी काम करती है, अनुमान लगा के। तो इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। लेकिन अनुमान किसका लगाया जाता है क्लासिफिकेशन में? क्लासेस का और कैटेगरीज का। मतलब ये सामान यहां से उठाकर यहां रखना है, तो मशीन अनुमान लगाएगी कि इतना सेकंड लगेगा इसको रखने में। और अगर बाई चांस गलत हो गया तो अगली बार एक्सपीरियंस लेगी इससे और फिर कोशिश करेगी सही करने का। तो क्लासिफिकेशन का मतलब प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना। कैटेगरीज और क्लासेस के साथ क्लासिफिकेशन होगा। और रिग्रेशन का मतलब अगेन अनुमान लगाना, लेकिन नंबर्स के टर्म पर। जब नंबर्स के टर्म पर अनुमान लगाया जाता है तो इसे बोलते हैं रिग्रेशन। जैसे कोई सैटेलाइट है, उसको ऊपर तक पहुंचने में 1 घंटे लगेंगे, यह अनुमान है। 2 घंटे लगेंगे, यह अनुमान है, रिग्रेशन है। हमने नंबर्स पर यह अनुमान लगाया, कल बारिश होगी, नंबर है कि 1 दिन के बाद में बारिश हो सकती है, वेदर फोरकास्टिंग। रिग्रेशन है किस पर? नंबर्स पर। 10 दिन के बाद मौसम खराब होने की संभावना है, क्या है? एक अनुमान है, एक प्रिडिक्शन है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। समझ में आया?
सुपरवाइज का मतलब लेबल, अनसुपरवाइज्ड का मतलब अनलेबल, ओवरफिटिंग का मतलब नॉइज समझना, क्लासिफिकेशन का मतलब अनुमान लगाना, लेकिन कैटेगरीज और क्लासेस में, और रिग्रेशन का मतलब अनुमान लगाना कॉन्टिन्यूअस नंबर्स के टर्म पर न्यूमेरिक वैल्यू में, दैट इज रिग्रेशन। क्लियर? वेरी गुड। अब जरा हिंदी में समझ लो। सुपरवाइज का मतलब लेबल वाले डेटा से सीखना, अनसुपरवाइज का मतलब बिना लेबल वाले डेटा से सीखना, ओवरफिटिंग का मतलब मॉडल द्वारा शोर यानी नॉइज को भी सीख लेना, नॉइज का भी एक्सपीरियंस ले लेना, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गों या श्रेणियों की भविष्यवाणी करना कि कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, कितनी कैटेगरी में, ये जैसे पॉपुलेशन है ना, एक अनुमान लगाया जाता है कि इतनी पॉपुलेशन होगी, इतने मेल होंगे, इतने फीमेल हो सकते हैं, अनुमान लगाया ना मेल और फीमेल में। जब नंबर्स में अनुमान लगाया कि इतने नंबर हो सकते हैं मेल्स के, इतने नंबर हो सकते हैं फीमेल में, तो रिग्रेशन हो गया। यानी निरंतर संख्यात्मक मानों की भविष्यवाणी करना, दैट इज रिग्रेशन। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अगेन मैच दी फॉलोइंग, करो इसकी प्रैक्टिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और ब्लॉकचेन, मिलाओ जरा इनको आपस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंट एजेंट है ना, इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट को मिलाओ, इंटेलिजेंट एजेंट हो गया। मशीन लर्निंग क्या है? ब्लॉक होगा नहीं, टू लार्ज कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, एल्गोरिथम एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल है। यानी मशीन लर्निंग किस पर काम करता है? एल्गोरिथम पर काम करता है और स्टैटिस्टिक्स पर काम करता है। बिग डेटा क्या है? हडूप की मदद से बड़े बड़े डेटा को ओपन सोर्स मेथड से मैनेज करना, टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स चीजों को मैनेज करना, दैट इज बिग डेटा। ब्लॉकचेन क्या है? क्रिप्टो करेंसी जिस पर काम करती है ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन ब्लॉक्स पर काम करती है ना, ब्लॉक की श्रृंखला, दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉक से ब्लॉक मिला दो और ये हो गया बल्ले बल्ले। समझ में आया? तो क्या कुछ अलग है? बिल्कुल नहीं, जो आपने पढ़ा है तो वही सब, बस अपने उस खूबसूरत से दिमाग का प्रयोग करना है जो आपके पास है ना, लेकिन आप घमंड नहीं करते, तो वो है आपके पास भर भर के, और अपने दिमाग को यह समझाना होगा कि तुम कर लोगे, है ना, उसे आपका सहारा है। और जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं बढ़िया कामों के लिए तो वो बढ़िया रिजल्ट देते हैं। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं निगेटिव एनर्जी से कि नहीं बहुत मुश्किल है, मेरा कहां होगा, है ना, तो ब्रेन वैसे वर्क करेगा, तो सही क्वेश्चन का भी आंसर नहीं कर पाएगा। यस। नेक्स्ट, एक और मैच दी फॉलोइंग देखते हैं। बताइए, सेंसर, एक्चुएटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट होम डिवाइस और आईओटी गेटवे, बताओ। कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट, स्टोर एंड प्रोसेस आईओटी डेटा रिमोटली, कनेक्ट डिवाइसेस टू द क्लाउड नेटवर्क, कन्वर्ट डेटा इनटू फिजिकल एक्शन, और आईओटी डिवाइस यूज्ड फॉर होम ऑटोमेशन। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि सेंसर का प्रयोग करेंगे किस लिए? कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट, अपने वातावरण से डेटा को कलेक्ट करने के लिए सेंसर का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे सेंसर का मतलब आपने एक ड्रोन घुमा दिया, ड्रोन क्या है? सेंसर। उसने क्या किया? आसपास की तस्वीरें कलेक्ट कर ली, तो कलेक्ट किया ना, सेंसर की मदद से आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। एक्चुएटर क्या करता है? ये आईओटी डिवाइस है जो कि नहीं, ये कन्वर्ट करता है डेटा को फिजिकल एक्शन में। एक्चुएटर का काम क्या होता है? फिजिकल एक्शन में डेटा को कन्वर्ट करना। फिजिकल का मतलब जो डेटा है उसको हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, क्लाउड में स्टोर करना, है ना, ये बेसिकली फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट करना, ये काम होता है एक्चुएटर की मदद से। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करेगा? क्लाउड पर काम करेगा, है ना, साफ साफ दिख रहा है। स्टोर एंड प्रोसेस आईओटी डेटा रिमोटली, यानी स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डेटा को रिमोटली, मतलब क्लाउड पर।
स्मार्ट होम डिवाइस क्या करेगा? होम ऑटोमेशन में मदद करेगा। तो IoT डिवाइस यूज्ड फॉर द होम ऑटोमेशन इज द स्मार्ट होम डिवाइसेस। और गेटवे का काम क्या है? कनेक्ट डिवाइस टू द क्लाउड या नेटवर्क। गेटवे क्या करता है? गेट का काम क्या होता है? कनेक्ट करना। कोई बाहर वाला आपके गेट के थ्रू आपके घर के अंदर आता है ना, पहले वो गेट पर आएगा, बेल बजाएगा, है ना, फिर उसके अंदर आएगा। तो बाहर वाला घर वाले में बदलने के लिए वो किससे कनेक्ट हुआ? आपके गेट से पहले कनेक्ट हुआ, उसने गेट को नॉक किया, यही होता है ना गेट। तो गेटवे का यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्किंग में। कनेक्ट डिवाइसेस टू द क्लाउड और नेटवर्क। डिवाइसेस को क्लाउड और नेटवर्क से जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? गेटवे का। समझ में आ गया? अब जरा एक बार हिंदी में देख लो। सेंसर का काम क्या है? वातावरण से डेटा को एकत्र करना। एक्चुएटर का काम क्या है? डेटा को भौतिक क्रिया में बदलना, फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट करना। क्लाउड कंप्यूटिंग का काम क्या है? डेटा को दुरुस्त रूप से संग्रहित और प्रोसेस करना, यानी स्टोर एंड प्रोसेस IoT डेटा रिमोटली। स्मार्ट होम डिवाइस का क्या मतलब है? होम ऑटोमेशन, घर के ऑटोमेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का प्रयोग करना। IoT गेटवे का मतलब क्या है? डिवाइस को नेटवर्क या क्लाउड से जोड़ना, किसी भी डिवाइस को नेटवर्किंग से जोड़ना या क्लाउड से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड IoT गेटवे। समझ में आ गया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 जरूर। एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, करिए मैच दी फॉलोइंग, पढ़ो। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है ना, इससे बढ़िया क्या चाहिए? राउटर का काम क्या है? स्विच का काम क्या है? हब का काम क्या है? मॉडेम का काम क्या है? और रिपीटर का काम क्या है? बताओ। वेरी गुड। राउटर का काम होता है कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क। कई सारे नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? राउटर का प्रयोग करते हैं। स्विच क्या है? स्विच, ब्रिज और मॉडेम, डेटा लिंक लेयर वाली डिवाइस जो कनेक्ट करती है डिवाइसेस को विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में जोड़ने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्विच का। हब क्या है? ब्रॉडकास्ट करने वाली डिवाइस। हब और रिपीटर फिजिकल लेयर पर काम करेंगे, है ना। तो हब क्या है आपकी? व्हाट इज हब? अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, मतलब ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस तक डेटा को देने का काम, ब्रॉडकास्ट करने का काम हब का है। मॉडेम क्या है? टेलीफोन लाइंस में यूज होने वाला डिवाइस, है ना, डायल-अप कनेक्शंस में यूज होने वाली सर्विसेज जो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है, यानी मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। रिपीटर का काम क्या है? हब और रिपीटर काम करता है फिजिकल लेयर पे, और रिपीटर का काम क्या है? सिग्नल की लेंथ को बढ़ाना बिना डिग्रेड किए उसके नेटवर्क को, दैट इज अ रिपीटर, यानी एम्पलीफाई और एक्सटेंड द नेटवर्क सिग्नल। बोलो यस सर। कर लिया ना आपने? बस इतना ही आसान होते हैं मैच दी कॉलम। थोड़ा सा अपना सेंस लगाकर आंसर करना होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन पर मार्क करना होगा, ठीक है। अब एक बार हिंदी में पढ़ लो। राउटर का काम क्या है? कई नेटवर्क को आपस में जोड़ना। स्विच का काम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करना, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए स्विच का प्रयोग करेंगे। हब क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी डेटा को सभी कनेक्टेड डिवाइस में प्रसारित करेगा। मॉडेम क्या करेगा? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। और रिपीटर का काम क्या है दोस्तों? नेटवर्क सिग्नल को बढ़ाता है तथा विस्तारित भी करता है। बढ़ाता या विस्तारित करने का काम किसका है? रिपीटर का हो गया। नेक्स्ट, एक और मैच दी फॉलोइंग, है ना। आज तो बहुत सारे मैच दी फॉलोइंग आ रहे हैं, तो आज तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ। चैट जीपीटी, एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट और कोर्टाना, इधर लिखे गए हैं आपके सर्विस के नाम, इधर लिखे गए हैं कंपनीज के नाम। तो कंपनीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल असिस्टेंट से मैच करी, बताइए, करो।
वेरी गुड। चैट जीपीटी किस कंपनी ने बनाई? ओपन एआई, यानी फर्स्ट का हो गया, सेकंड ए का हो गया 2। एलेक्सा किस कंपनी का है? अमेजॉन, यानी बी का हो गया 1, बहुत बढ़िया। सिरी किसका है? एप्पल का, यानी सी का हो गया 3, वेरी गुड। गूगल असिस्टेंट किसका है? गूगल का, यानी डी का हो गया 5th। और कोर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। और कोर्टाना की जगह पर नया भी आ चुका है, नाम बताइए फटाफट। वेरी गुड, को पायलट, है ना। कोर्टाना की जगह पर जो नया आया है वो क्या है? को पायलट, माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत बढ़िया। तो चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का हो गया, एलेक्सा अमेजन का हो गया, अमेजॉन का, सिरी का एप्पल, गूगल असिस्टेंट गूगल का, और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना। क्लियर है? नेक्स्ट, एक और मैच दी फॉलोइंग, और ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, गर्दा उड़ा देगा ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत पॉपुलर। मैच दी फॉलोइंग, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वैरायटी क्या होती है? हडूप क्या होता है? और मैप रिड्यूस क्या होता है? बताओ फटाफट। वॉल्यूम का मतलब क्या है? कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम का मतलब मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, यानी रेफर्स टू द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कि कितना ज्यादा डेटा भरा हुआ है, वॉल्यूम। जैसे आपने कहा कि 2 लीटर पानी है, इसकी वॉल्यूम हो गई, ठीक। तो रेफर्स टू द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा का एक बड़ा अमाउंट, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वेलोसिटी का मतलब स्पीड होता है, स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड, जिस गति से डेटा को बनाया गया और एग्जीक्यूट किया गया, प्रोसेस किया गया, उसे बोलते हैं वेलोसिटी। वॉल्यूम का मतलब मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, ज्यादा डेटा। वेलोसिटी का मतलब स्पीड यानी गति। वैरायटी का मतलब अलग अलग प्रकार का डेटा। अब डेटा कौन कौन सा हो सकता है? उसमें ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है ना, कोई भी डेटा हो सकता है बिग डेटा के केस में। तो हडूप क्या होता है? ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, आप जानते हैं। और मैप रिड्यूस क्या है? प्रोग्रामिंग मॉडल यूज्ड इन हडूप। हडूप में जो प्रोग्रामिंग मॉडल प्रयोग किया गया, दैट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैप रिड्यूस क्या है? प्रोग्रामिंग मॉडल। अब हम लोग हडूप में किस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं? जावा का, है ना, आप जानते हैं इस बात को। तो ये जो जावा का प्रयोग करते हैं हडूप में, ये क्या है? मैप रिड्यूस है। प्रोग्रामिंग मॉडल का प्रयोग करेंगे हडूप में, दैट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस। एक बार फिर से, वॉल्यूम का मतलब बहुत बड़े अमाउंट का डेटा। वेलोसिटी का मतलब स्पीड, गति से, किस गति में हम डेटा को बना रहे हैं और एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। वैरायटी का मतलब अलग अलग प्रकार का डेटा, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सब। हडूप ओपन सोर्स हो गया। और मैप रिड्यूस का मतलब किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हडूप को डेवलप किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस। एक बार हिंदी में देख लो। वॉल्यूम का मतलब डेटा की विशाल मात्रा को दर्शाता है, कि कितना बड़े अमाउंट में, कितने बड़ी मात्रा में डेटा है। वेलोसिटी, है ना, लॉसिटी लिख दिया गया, वेलोसिटी होगा। डेटा को उत्पन्न और प्रोसेस करने की गति यानी स्पीड, गति की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे तो वेलोसिटी। वैरायटी का मतलब विभिन्न प्रकार के डेटा, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो, है ना, ये इसकी वैरायटी हो गई। हडूप का मतलब ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेमवर्क, जिसमें बदलाव कर सकते हैं, है ना, जिसके कोड को देख सकते हैं। मैप रिड्यूस का मतलब हडूप में प्रयोग होने वाले प्रोग्रामिंग मॉडल, हडूप में उपयोग होने वाला प्रोग्रामिंग मॉडल, दैट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस। क्लियर है? पांचों चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक और मैच दी फॉलोइंग। आज तो लड़ी लग गई है ना, मैच दी फॉलोइंग की, बल्ले बल्ले है, करो।
तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना। ये पावर है मैच दी फॉलोइंग की। करो, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, यानी ये क्वेश्चन आया मैलवेयर से। तो हर एक टॉपिक से मैच दी फॉलोइंग आज हमने रखे हैं। वायरस क्या है? लॉक डेटा, ये तो रैंसमवेयर लग रहा है। सीक्रेट मॉनिटर यूजर एक्टिविटी, मॉनिटर करना एक्टिविटी को, स्पाईवेयर है। अटैचेस अ फाइल स्प्रेड व्हेन फाइल्स आर ओपन, अटैच करना, ये वायरस लग रहा है। सेल्फ रेप्लिकेट करना, ये वॉर्म है। और डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, यानी बड़ा शरीफ दिखाना लेकिन है नहीं, ये ट्रोजन हॉर्स है। दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, ट्रोजन हॉर्स। हो गया ना, चलो लगाओ अब। वायरस क्या है? सीक्रेटली मॉनिटर यूजर एक्टिविटी, गलत लग रहा है हमें ये। वॉर्म क्या है? सेल्फ रेप्लिकेट, ये तो सही है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? डिस्गाइज लेजिटिमेट, ये भी सही है। रैंसमवेयर क्या है? लॉक वाला। स्पाईवेयर क्या है? हाँ देखो गलत हो गया है ना, वायरस क्या होना चाहिए था? अटैच वाला होना चाहिए था, है ना। इसको एक बार ठीक करते हैं यहां पर। वायरस हमारा कौन सा होना चाहिए? पहला वाला। ना 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 ना, वायरस क्या है? अटैच अ फाइल, यानी ये वाला होगा, है ना। तीसरा वाला, अटैच टू फाइल एंड स्प्रेड व्हेन फाइल्स आर ओपन। ठीक हो गया। अब जरा यहां पर भी ठीक करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो एक बार फिर से देखो, वायरस का मतलब अटैचेस टू फाइल एंड स्प्रेड व्हेन फाइल्स आर ओपन, फाइल्स को अटैच करना, स्प्रेड करना जब वो ओपन होता है, तो ये वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वॉर्म क्या होगा? सेल्फ रेप्लिकेट एंड स्प्रेड यूजर एक्शन, सेल्फ रेप्लिकेट करता है वॉर्म, जिसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ट्रोजन हॉर्स क्या है? डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया। रैंसमवेयर क्या है? लॉक करने वाला, फिरौती मांगेगा, लॉक कर देगा डेटा और डिमांड करेगा पेमेंट फॉर एक्सेस। और फाइनली जो हमारा स्पाईवेयर है वो क्या है? सीक्रेट मॉनिटर करेगा यूजर की एक्टिविटी को, दैट इज कॉल्ड अ स्पाईवेयर, निगरानी रखने वाला। हिंदी में देख लो, वायरस फाइलों के साथ जुड़कर फैलता है जब वे खाली होती हैं, बिल्कुल सही, स्प्रेड करेगा। वॉर्म स्वयं की नकल कर बिना उपयोगकर्ता की क्रिया के फैलता है ना, यानी अपनी कॉपीज क्रिएट करेगा, सेल्फ रेप्लिकेट करेगा बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। ट्रोजन हॉर्स क्या है? वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है पर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। रैंसमवेयर क्या है? डेटा लॉक कर पैसे की मांग करता है। और स्पाईवेयर क्या है? चुपके चुपके से उपयोगकर्ता की गतिविधियों की निगरानी रखेगा, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। क्लियर है? बोलो यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग? नहीं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग? नहीं। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल लेयर? हां, डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का एक प्रकार है। दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क, जो न्यूरॉन्स का प्रयोग करता है, न्यूरल नेटवर्क ब्रेन का प्रयोग करता है, विद मल्टीपल लेयर्स, जिसमें कई सारी लेयर्स भी होती हैं। अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग? नहीं। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं। क्लियर? व्हाट डज RNN स्टैंड्स फॉर इन डीप लर्निंग? डीप लर्निंग में RNN का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग का मतलब क्या न्यूरल नेटवर्क से होगा? जी हां, ये तो बिल्कुल सही है। रिकरेंट का मतलब बार बार न्यूरॉन्स पर काम करना, दैट इज कॉल्ड रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, है ना। तो कैसे याद रखेंगे? NN का मतलब तो न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरॉन्स यानी ब्रेन, और R का मतलब क्या है? करंट, रिकरेंट या रेकरेंट इसको बोलते हैं, है ना। तो आप कैसे याद करिए? री का मतलब दोबारा, करंट का मतलब झटके, तो दोबारा झटके लगने न्यूरल नेटवर्क में, दैट इज कॉल्ड रिकरेंट।
है ना, याद करने का बढ़िया तरीका है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड RNN। क्लियर है? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज क्लासिफिकेशन टास्क? छवि वर्गीकरण कार्यों को के लिए आमतौर पर किस प्रकार के तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? जब कभी भी बात इमेज क्लासिफिकेशन की होगी, इमेज क्लासिफिकेशन मतलब जो ये इमेज है वो कैसी है, न्यूरल नेटवर्क में प्रयोग होने वाली जो इमेजेस हैं वो PNG इमेज है, वो GIF इमेज है, वो एक नॉर्मल इमेज है या कलेक्शन ऑफ इमेजेस हैं, कैसी इमेज है वो वेक्टर इमेज है, वो बहुत डाउन क्वालिटी की इमेज है जिसे रास्टर इमेज बोलते हैं, कैसी इमेज है? तो ये सारा डिस्कशन कहां करते हैं? कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कैसे याद करवाया था मैंने आपको, या कैसे याद करना है आपको? इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज कितने प्रकार की है, ये काफी कंफ्यूज वाला पार्ट है, यानी कॉन्वोल्यूशनल पार्ट है। कॉन्वोल्यूशनल का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार की इमेज बढ़िया तरीके से मशीन समझ सकती है। देखो, जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, घर वाले कैसे हमें याद करवाते थे चीजें? A फॉर एप्पल, तो A के आगे क्या एप्पल की फोटो बनी होती थी? जी हां। B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो क्या उनकी इमेजेस आगे बनी होती थी? तब हम जल्दी समझते थे, यस, तब जल्दी याद हो जाता था, है ना। अभी भी मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इमेजेस भी आपके सामने आए, क्योंकि इमेजेस हमारा माइंड जल्दी पढ़ पाता है, न्यूरॉन्स इमेजेस को जल्दी ग्रैस्प करता है, तभी तो मूवी जो हम देखते हैं वो हमें याद हो जाती है, जो गाने हम देखते हैं हमें याद हो जाते हैं, है ना, जो रील्स देखते हैं वो रट जाती हैं। रीजन, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इमेजेस पर बहुत बढ़िया काम करता है ना। तो यही कह रहा है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो इमेजेस पर काम करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट, among these which is not the pillar of e-governance, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का स्तंभ नहीं है? ई गवर्नेंस का मतलब सरकार हमसे कैसे रिलेटेड है, हमारे लिए सड़कें बनाती है, हमसे टैक्सेस वसूलती है ना, हमें बिजली पानी मुहैया करवाती है ना, हमें बढ़िया परमिशन देती है घर बनवाने के लिए, हमें स्पेस प्रोवाइड करवाती है ना। तो ये जितनी भी सर्विसेज जो कि सरकार प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस में क्या पीपल इन्वॉल्व है? हाँ। प्रोसेस है? हाँ। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है? हाँ। कोई प्रोटोकॉल होती है? नहीं। ऑल ऑफ दीज होगा? नहीं। यानी करेक्ट आंसर इज प्रोटोकॉल। ये ई गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है। ई गवर्नेंस में 4 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? पीपल यानी इंसान, प्रोसेस यानी तरीका, टेक्नोलॉजी यानी वो जो टेक्नोलॉजी उसमें लगी हुई है ना, जो प्रोग्रेस उसमें हुई है, कैसे नए नए मशीन्स इन्वॉल्व हुई हैं, टेक्नोलॉजी, और रिसोर्सेस का प्रयोग, किन किन चीजों की मदद से उसको बनाया गया, रिसोर्सेस। तो यानी ई गवर्नेंस में कितनी चीजें प्रयोग होती हैं? इसका पार्ट क्या क्या है? 4, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स। क्या नहीं है? प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स ई गवर्नेंस इन इंडिया वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम किसकी स्थापना की गई? ई गवर्नेंस में सबसे पहला जो बड़ा कदम माना जाता है वो है स्थापना ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए जो एक संस्था बनाई गई, दैट इज कॉल्ड NIC। आप जानते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, है ना। ये एक बड़ा कदम उठाया गया ई गवर्नेंस के लिए कि कैसे जनता से आपस में बातचीत होगी। दैट पोर्टल इज कॉल्ड NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ह्यूज गैप बिटवीन यूजर एंड नॉन यूजर ऑफ ई गवर्नमेंट सर्विस इज कॉल्ड।
ई सरकार की उपयोगकर्ता और गैर उपयोगकर्ता के बीच एक भारी अंतर सेवाएं क्या कहा जाता है? आजकल जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, है ना। चाहे आप इस वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन है ना, या गूगल पे फोन पे का यूज कर रहे हैं ऑनलाइन है, IMPS का प्रयोग करते हैं, या फिर NEFT या RTGS का प्रयोग करते हैं, है ना। ये सारी सेवाएं क्या हैं? ऑनलाइन है। लेकिन क्या इन सेवाओं को हर कोई यूज कर पाता है? नहीं, कुछ यूज कर पाते हैं और कुछ नहीं। उनके बीच में जो गैप है उसे क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड, है ना। दैट इज कॉल्ड अ डिजिटल डिवाइड। वो गैप जो इंटरनेट का प्रयोग कर पाते हैं और वो जो आज भी इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाते, उनके बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट, डैश इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। डैश मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है जो बहुस्तरीय तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग या हडूप। करेक्ट आंसर होगा डीप लर्निंग। हम जानते हैं जब कभी भी न्यूरॉन्स की बात होती है, न्यूरल नेटवर्क की बात होती है, तो आंसर हमेशा क्या होता है? डीप लर्निंग ही होता है। नेक्स्ट, अ डेटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज नोन एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा उपयोग किया जाने वाले डेटाबेस को क्या बोलते हैं? क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किसी डेटाबेस का प्रयोग करता है जिसमें फाइल्स को रखता है? जी हां, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्री। इसे रजिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी फाइल्स होंगी, रोम वाली फाइल्स, रीड ओनली मेमोरी वाली फाइल्स, बूटिंग वाली फाइल्स, फर्मवेयर वाली फाइल्स, इन सबको कहां रखा जाएगा? रजिस्ट्री में। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस इज बेसिकली अ मूव टुवर्ड्स स्मार्ट गवर्नेंस। हियर टी स्टैंड्स फॉर। कह रहा ई गवर्नेंस जो है उसे क्या बोला गया? कि वो स्मार्ट है। और स्मार्ट में टी की फुल फॉर्म क्या है? तो पूरा आपको मालूम होना चाहिए। एस क्या है, एम क्या है, ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है ना। देखो जरा, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। यानी ई गवर्नेंस कैसा है? स्मार्ट, जहां वो सिंपल है, बिल्कुल मोरल वैल्यूज हैं उसमें, अकाउंटेबल है, कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी कि तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिव है यानी बहुत काम करने वाला है, और ट्रांसपेरेंट भी है ना। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 3, टी फॉर ट्रांसपेरेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट ऑफर लॉन्ग रेंज, लो पावर, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन फॉर IoT। कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक वायरलेस तकनीक है जो लंबी दूरी, कम शक्ति और सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करती है। दैट इज कॉल्ड LORA। लोरा बोला जाता है ना, यानी लॉन्ग रेंज रेडियो। दैट इज कॉल्ड LORA, लोरा। लंबी दूरी का रेडियो, लॉन्ग रेंज, लो पावर, सिक्योर डेटा। इस प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड, इस वायरलेस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं LORA। नेक्स्ट, डैश इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT फॉर कंस्ट्रेंट डिवाइसेस। अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल का उपयोग IoT में प्रतिबंधित उपकरण के लिए किया जाता है। अगर कभी भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल की बात होगी IoT में, तो आंसर होगा कोप। देखो क्वेश्चन में ही आंसर है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब रुकावटें, जो डिवाइसेस में जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर करने का काम करती है। ऐसी प्रोटोकॉल कौन सी है? IoT की। तो आंसर है कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जो कि रुकावटों को दूर करती है, जितनी रिक्वेस्ट करते हैं उनकी रिस्पॉन्स करती है, जो हम सेवाएं के लिए इच्छा जागरूक करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमें चाहिए, उसके बदले में वो हमें रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करती है, उत्तर देती है। दैट इज कॉल्ड कोप,
कॉन्स्ट्रेन्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन में भी देखो कॉन्स्ट्रेन्ड था, आंसर में भी क्या है कॉन्स्ट्रेन्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड कोप। नेक्स्ट, विच अमंग दीज डज नॉट एग्जिस्ट इन 5 C's ऑफ IoT। ये आपको पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि हमारे IoT के 5 C होते हैं। कौन कौन से? कनेक्टिविटी, कॉन्टिन्यूटी, कंप्लायंस, कोएग्जिस्टेंस और साइबर सिक्योरिटी। यानी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपस में कनेक्टिविटी, कॉन्टिन्यूटी निरंतरता होनी चाहिए, कॉम्प्लायंस होना चाहिए डिवाइसेस के बीच कि वो सही डेटा ही ट्रेवल करवाए, कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कंटेंट इज नॉट दी 5 C's ऑफ IoT। कनेक्टिविटी सही है, कॉन्टिन्यूटी सही है, साइबर सिक्योरिटी भी सही है, लेकिन कंटेंट गलत है ना, डज नॉट पूछा है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट इन स्पीड। निम्नलिखित को सबसे तेज से सबसे धीमी गति तक व्यवस्थित करें। करो। फास्ट से स्लोएस्ट यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे फास्टेस्ट है? रजिस्टर क्या ऑप्शन में है लगा दो पहले रजिस्टर। रजिस्टर के बाद क्या आएगा? कैशे। क्या कैशे गिवन है? जी हां, SRAM, क्योंकि कैशे को किससे बनाते हैं? स्टैटिक रैम से। तो कैशे बोले या स्टैटिक रैम बोले, बात एक ही है। बी। फिर इसके बाद रैम दिया हुआ है डायनेमिक, फिर DRAM आ गई, फिर हार्ड डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। यानी सबसे स्लो है मैग्नेटिक टेप, उससे फास्ट हो गई हार्ड डिस्क, उससे फास्ट हो गई DRAM, उससे फास्ट हो गई SRAM और सबसे फास्ट हो गई रजिस्टर, है ना। यही सीक्वेंस है आपका। तो CBAED दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट लाइसेंस इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर। कह रहे हडूप किस लाइसेंस के तहत वितरित किया जाता है? हडूप क्या है? आप जानते हैं कि एक ऐसा ब्रेन या एक ऐसा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो बड़े डेटा को मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड हडूप। शेयरवेयर है? नहीं। कॉमर्शियल है? नहीं। मोजिला पब्लिक लाइसेंस है? नहीं। हडूप को अपाचे हडूप भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि जावा के थ्रू इसको डेवलप किया गया। तो दैट इज कॉल्ड अपाचे लाइसेंस 2.0। ये बिल्कुल सही है ना। पढ़ा भी था आपने प्रीवियस वाले सेशन में हडूप के बारे में बहुत डिटेल में, तो वहां हमने बताया भी था कि अपाचे हडूप बोला जाता है। तो अपाचे लाइसेंस 2.0 दैट इज द करेक्ट लाइसेंस ऑफ द हडूप डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। नेक्स्ट, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जानते हैं? हब, होस्ट, गेटवे, रिपीटर या ऑल ऑफ दिस? बताओ। बहुत बढ़िया। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। सर्वर को बोला जाता है होस्ट। सर्वर का काम क्या होता है? इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन है उसको हमारे लिए लेकर आना, है ना, दैट इज द वर्किंग ऑफ सर्वर। और वही होस्ट भी तो करता है। जैसे शादी बारातों में आपने देखा होगा एक एंकर होता है, एक होस्ट होता है ना, जो पूरे उस फंक्शन को मैनेज करता है। तो वो क्या है? सर्वर है, एक तरीके का होस्ट है ना। तो सर्वर का दूसरा नाम क्या है? होस्ट। क्लाइंट को क्या बोलते हैं? ब्राउजर। तो ब्राउजर बोले या क्लाइंट बोले, बात एक ही है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट लेजर प्रिंटर इन्वेंटेड बाय गैरी स्टॉकवेदर। गैरी स्टॉकवेदर द्वारा आविष्कार किए गए पहले लेजर प्रिंटर का नाम बताइए। तो लेजर प्रिंटर के पापा कौन है? गैरी स्टॉकवेदर। और इन्होंने जो पहला लेजर प्रिंटर बनाया उसका नाम क्या है? Xerox 9700। Xerox 9700 पहला लेजर प्रिंटर बना। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग। अब आजकल जितने भी प्रिंटर यूज हो रहे हैं, है ना, वो ज्यादातर कौन से हैं दोस्तों? 3D प्रिंटिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो 3D प्रिंटिंग में लगी हुई है? लेजर कटिंग, इंजेक्शन मॉडलिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, CNC मशीनिंग या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है AM, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है जरा देखिए ध्यान से। 3D प्रिंटिंग में क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देते हैं।
मशीन में हम उस ऑब्जेक्ट की फोटो रखते हैं, उसके रिगार्डिंग जो मटेरियल है वो रखा जाता है, और मशीन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके उस पूरे प्रोडक्ट को डिजाइन कर देती है। दैट इज कॉल्ड 3D प्रिंटिंग, है ना। जैसे अगर कोई घर बनाना है तो वो पूरा प्रिंटर बना सकता है आजकल के टाइम पर, है ना। उसको मोहरंग दे दो, बालू दे दो, जो भी उसमें सैंड लगती है, जो कंक्रीट लगती है ना, जो ब्रिक्स लगती हैं वो दे दो, ऑटोमेटिक आपका घर तैयार हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर है। तो ये किस पर बेस्ड है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन अ हार्ड डिस्क इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क पर प्राथमिक विभाजन की अधिकतम संख्या कितनी है? हार्ड डिस्क से जो बेटर टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या है? SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस। SSD की अगर दोस्तों बात करें तो ये फ्लैश मेमोरी के अंदर आती है ना, और हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में कई गुना फास्ट है। हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशन होते हैं प्राइमरी? 4 पार्टीशंस। तो जब कभी भी आपसे पूछें कि हार्ड डिस्क के प्राइमरी पार्टीशंस कितने पॉसिबल हैं, तो आंसर है 4 प्राइमरी पार्टीशंस पॉसिबल है। नेक्स्ट, योर वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड अदर डेटा फाइल्स may get infected by something called dash virus। आपकी वर्ड दस्तावेज फाइलें, एक्सेल की स्प्रेडशीट और अन्य डेटा वाली फाइलें डैश वायरस नामक किसी चीज से संक्रमित हो सकती हैं। बताइए। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसे बोलते हैं मैक्रो वायरस, है ना। बताया था आपको पहले भी कि मैक्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की फाइल्स में इंसर्ट करता है और इनको काम करने से रोकता है। ऐसा वायरस कहलाता है मैक्रो वायरस। एक होता है मैक्रोस, वो क्या है? रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रोस फीचर का प्रयोग करते हैं। ऑल्ट F8 शॉर्टकट की है, व्यू टैब के अंदर मिलता है ना। दैट इज कॉल्ड मैक्रोस फीचर। विजुअल बेसिक में बनाया जाता है, याद है ना आपको। लेकिन जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की फाइल्स को काम करने से रोकता है, ऐसा वायरस इज कॉल्ड मैक्रो वायरस। विच ऑफ द मेंशन्ड ह्यूमन बिहेवियर डज द AI एम टू मिमिक? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य उल्लेखित मानव व्यवहार में से किसकी नकल करना है? थिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? ब्रेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ब्रेन की नकल करता है कि इंसान जैसा सोचेगा हम वैसा ही सोचेंगे, यानी थिंकिंग, सोचना, इसका मिमिक करना, इसकी नकल उतारना, इसकी कॉपी करना, इस तरीके से काम करना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड थिंकिंग, यानी ब्रेन की नकल करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डैश इज अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क विद मैनी लेयर्स। मशीन लर्निंग की ब्रांच, अभी शायद इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ने देखा भी था, डीप लर्निंग होगा। तो डीप लर्निंग इज द ब्रांच ऑफ अ मशीन लर्निंग दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क विद मैनी लेयर्स, है ना। डीप लर्निंग इज द करेक्ट वन। व्हाट्स कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब की रीढ़ किसे बोला जाता है? URL, HTML, HTTP, TCP, IP या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल भी मानी जाती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, जिसका मेन काम क्या है? बाय डिफॉल्ट रूप से इंटरनेट पर कम्युनिकेट करना। बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट। नेम द मदर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के पापा का नाम तो हम जानते हैं, विंट सर्फ, जिसे विंटन ग्रे सर्फ भी बोलते हैं। लेकिन क्या इंटरनेट की कोई माता जी भी हैं? बताइए, कोई जननी भी हैं? एडा लवलेस, रेडिया पर्लमैन, ग्रेस होपर, हेडी लेमार या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है रेडिया पर्लमैन। इंडिया इंटरनेट की जो मदर है उन्हें क्या बोला जाता है? रेडिया पर्लमैन, ये हैं। अब जरा एक बार ऑप्शंस भी देखो। एडा लवलेस ये पहली प्रोग्रामर मानी जाती है,
लेडी एडा लवलेस, है ना, द फर्स्ट प्रोग्रामर, पहला प्रोग्राम या पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया? एडा लवलेस ने। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किसने बनाई? या इंटरनेट की मदर कौन है ना? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है रेडिया पर्लमैन। और इन्हें इंटरनेट ऑफ मदर ऑफ द इंटरनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि रेडिया पर्लमैन ने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बनाई। समझ रहे हैं? इन्होंने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बनाई, इसीलिए इनको मदर ऑफ द इंटरनेट की जननी के रूप में जाना जाता है। ग्रेस हॉपर, इन्होंने पहला बग बनाया। तो पहला बग जो फाइंड किया, है ना, फर्स्ट कंप्यूटर एरर किसने फाइंड करी? ग्रेस हॉपर। वाईफाई किसने बनाया? फाउंडर ऑफ वाईफाई हेडी लेमार। तो सारे ऑप्शन भी आपको पता चल गए। पहला प्रोग्रामर, पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया? एडा लवलेस। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या मदर ऑफ इंटरनेट? रेडिया पर्लमैन। फर्स्ट कंप्यूटर बग किसने बनाया या फाइंड आउट किया? ग्रेस हॉपर। और वाईफाई के इन्वेंटर कौन है? वाईफाई के पापा हेडी लेमार। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेब स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, HTML, कह रहे वह केंद्रीय संगठन जो वेब मानकों को बनाने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। बताइए, जितने भी वेब स्टैंडर्ड हैं, HTML है, वर्ल्ड वाइड वेब है, इनके ऊपर काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम करती है। पता है ना आपको? W3C का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कई लोग काम करते हैं और एक साथ मिलकर किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड कंसोर्टियम। ISO क्या है? आप जानते हैं ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसने OSI मॉडल बनाया। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डरपा क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, है ना। ARPANET को किसने बनाया? डरपा ने के द्वारा बनाया गया। अमेरिका की डिफेंस इंजीनियरिंग ने बनाया, दैट इज कॉल्ड डरपा। यस, नेक्स्ट, नेम द ब्राउजर डेवलप्ड बाय AOL। AOL द्वारा विकसित ब्राउजर का नाम बताइए। AOL का मतलब होता है अमेरिकन ऑनलाइन, और AOL ब्राउजर बनाने वाली जो कंपनी है वो है नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर यही ऐसी कंपनी है जिसने क्या बनाया? ब्राउजर, और जिसका नाम क्या है? AOL अमेरिकन ऑनलाइन। विच ब्राउजर सपोर्ट वॉज एंडेड इन ईयर 2020। 2020 में किस ब्राउजर का समर्थन समाप्त कर दिया गया था? ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता या जिसका सपोर्ट बंद कर दिया गया? क्रोमियम, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही। 2020 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का आखिरी वर्जन था 11.0, टाटा बाय बाय कर दिया गया, है ना। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। अब कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का है ना ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर, तो माइक्रोसॉफ्ट अब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम नहीं कर रहा है। इसके बदले पर जो लेटेस्ट है वो क्या है? एज ब्राउजर। तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर लेटेस्ट पूछें तो एज होगा। माइक्रोसॉफ्ट के पुराने अगर ब्राउजर का नाम पूछें तो क्या होगा दोस्तों? दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि बंद कर दिया गया है ना, जिसकी सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल्स टू सम 5,5, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स इज। बताइए, एक्सेल एक्सप्रेशन बराबर सम 5 ट्रू फॉल्स का मान क्या होगा? बहुत आसान है, सम करना है आपको। ये याद रखना है कि ट्रू का मान 1 होता है, फॉल्स का मान 0 होता है। रख दो और सम कर दो। कैसे? जरा देखो, 5 ट्रू का मतलब 1, फिर फॉल्स का मतलब 0, फिर ट्रू का मतलब 1, फिर फॉल्स का मतलब 0। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 और 5 10, 2 बार 1 यानी 2, यानी 12, 5 5 1 1 यानी टोटल 12, इसका सम हो गया, आंसर इज 12।
तो इस क्वेश्चन में जो अच्छी बात थी वो क्या कि ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है। बस ये बात अगर याद होगी तो बाकी सम तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट, इन एक्सेल 2021 या किसी भी वर्जन में अ टिपिकल वर्कशीट हैज डैश कॉलम विथ, किसी भी एक्सेल वर्कशीट की जो कॉलम होती है उसकी विथ कितनी होती है? 255 कैरेक्टर की, यानी जो कॉलम की जो विथ होगी, जो चौड़ाई होगी, वो 255 कैरेक्टर उसमें आ पाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, नेम द वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। डॉस, लाइनेक्स, क्यूडॉस, जीमॉस या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा जीमॉस, जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बना था, दैट इज कॉल्ड जीमॉस। जनरल मोटर्स नाम की कंपनी ने इसको डेवलप किया एंड दैट इज कॉल्ड जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन विंडोज 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट हैपेंस व्हेन शिफ्ट की इज प्रेस्ड 5 टाइम? कह रहे विंडोज 10 और 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा जब शिफ्ट की को 5 बार दबाएंगे? बिल्कुल सही, आप जानते हैं जब शिफ्ट की को 5 बार दबाया जाता है तो स्टिकी कीज इनेबल हो जाती हैं, यानी इट विल इनेबल दी स्टिकी कीज। स्टिकी कीज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टिकी कीज? हम जानते हैं जब एक बार स्टिकी कीज इनेबल हो जाती हैं तो उन कीज को जिन्हें हमें एक साथ प्रेस करना होता है उनको एक एक करके भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। अगर इन 3 कीज को एक साथ प्रेस करना है तो हम इन कीज को एक एक करके भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये स्टिकी कीज उनके लिए बेसिकली बनी है जो कि जिनके हाथ में कोई दिक्कत है और एक साथ 3-4 कीज को वो नहीं दबा सकते, तो वो शिफ्ट की को 5 बार दबा के स्टिकी कीज के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। विच इज द डिफॉल्ट एप्लीकेशन फॉर स्प्रेडशीट इन यूबुंटू? कह रहे उबंटू में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट एप्लीकेशन कौन सी है? कैल्सी है, जो कि ओपन सोर्स स्प्रेडशीट है लिब्रा ऑफिस की। लिब्रा ऑफिस कैल्सी इज द करेक्ट आंसर। आप याद करिए, आपको मालूम है कि विसी कैल्सी, याद आया? पहली स्प्रेडशीट या सबसे पुरानी स्प्रेडशीट पैकेज विसी कैल्सी, डॉस पर चलने वाली लोटस 123 और यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर या उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाली स्प्रेडशीट कैल्सी यानी लिब्रा ऑफिस कैल्सी है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल इन आईओटी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कह रहा है हम जानते हैं एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल क्या है? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल के नाम से भी जानी जाती है कि 2 रोबोट आपस में या 2 मशीन आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी। तो आंसर है वाया लाइट वेट प्रोटोकॉल, दैट इज एमक्यूटीटी, है ना। इसे लाइट वेट प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, हल्की फुल्की प्रोटोकॉल। और ये बनाई किसने है? एनडी स्टैनफोर्ड क्लार्क के द्वारा बनाई गई। एनडी स्टैनफोर्ड क्लार्क is called the papa of MQTT protocol, which is a lightweight communication protocol, which is a machine to machine communication protocol. Clear है? Windsurf इंटरनेट के फाउंडर बॉब खान, इन्होंने क्या बनाया? Who is called the बॉब खान? TCP IP प्रोटोकॉल को बनाने वाले मिस्टर विंडसर्फ और बॉब खान दोनों हैं। टिम बर्नर्स-ली HTTP HTML के फाउंडर, वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल सच एज SMTP। डैश का उपयोग करके SMTP जैसे इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। SMTP में जो कमी थी उन कमियों को किसने दूर किया? माइम ने, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ने। SMTP के द्वारा हम सेंड कर सकते थे मेल को जिसमें टेक्स्ट है, जबकि माइम में अटैचमेंट भी अटैच कर सकते थे। तो SMTP का जो एडवांस्ड वर्जन हुआ वो क्या हुआ? माइम हुआ, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन हुआ। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD-ROM इज नोन एज।
सीडी रोम पर फाइलों की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर हमें कॉपी करना है सीडी की फाइल्स को तो हमें सीडी को बर्न करना होगा, यानी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्निंग। याद है ना, पुराने समय में जब सीडी का प्रयोग करते थे, जब कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग करते थे, तो बर्निंग वाले सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया जाता था, जिसके द्वारा हम सीडी की फाइल्स को कॉपी कर सकते थे। तो द प्रोसेस ऑफ सीडी रोम की फाइल की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण मीडिया केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करती है? हम जानते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस वाली स्टोरेज मीडिया सिर्फ एक है और वो है मैग्नेटिक टेप। इसको छोड़कर जितनी भी हैं वो सब रैंडम एक्सेस हैं। सीक्वेंस का मतलब एक एक करके चीजों को प्रोसेस करने वाला मैग्नेटिक टेप। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे? टेप रिकॉर्डर का यूज करते थे और वहां पर सीक्वेंस वाइज चीजों को सुनते थे। कोई गाना सुनना है तो सीक्वेंस वाइज सुनेंगे, लेकिन अब क्या गाने को रैंडमली कहीं से भी सुन सकते हैं? जी हां, आपने स्केल बढ़ा दिया और कहीं से भी सुन लिया। दैट इज फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, है ना, एसएसडी, ये सब आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरीज हैं, सीक्वेंशियल नहीं है, रैंडम प्रयोग करने वाली। डैश इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल एज वेल एज बूट सेक्टर्स? कह रहा कौन सी ऐसी वायरस है जो निष्पादन योग्य फाइलों के साथ साथ बूट सेक्टर को भी संक्रमित करता है? दैट इज कॉल्ड मल्टीपैराटाइट वायरस। मल्टीपैराटाइट वायरस का काम क्या है? EXE फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और बूट सेक्टर फाइल्स दोनों को हार्म करना, दोनों को नुकसान पहुंचाना। जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे उनका एक्सटेंशन क्या होगा? EXE। जितनी भी बूटिंग रिलेटेड फाइल्स हैं वो बूट सेक्टर फाइल्स होंगी। तो ना तो ये कंप्यूटर को बूट होने देगा और ना किसी सॉफ्टवेयर को चलने देगा। तो ऐसे वायरस को बोलते हैं क्या? मल्टीपैराटाइट वायरस। नॉन रेसिडेंट वायरस कौन सा होता है? जो रैम में रहता है लेकिन कुछ समय के बाद रैम को छोड़ के चला जाता है, ऐसा वायरस नॉन रेसिडेंट होता है। बूट सेक्टर वायरस वो होता है जो बूटिंग वाली फाइल्स को ही सिर्फ नुकसान पहुंचाए। पॉलीमॉर्फिक वो होता है जो अपनी फॉर्म बदलता रहे, जो अपनी पहचान को बदलता रहे, जो अपने सिग्नेचर को बदलता रहे, मेकिंग मोर देन वन फॉर्म, पॉलीमॉर्फिक वायरस। और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल और बूट सेक्टर फाइल दोनों को नुकसान पहुंचाए, मल्टीपैराटाइट वायरस बनेगा। द कॉपी कमांड सेव्स द कॉन्टेक्स्ट टेम्परेरली इन दी। कह रहे जब भी हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, तो वो कमांड कुछ समय के लिए कहां पर सेव हो जाता है? क्लिपबोर्ड में, है ना। हम जानते हैं जब भी हम कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी हमने नहीं किया मान लीजिए, तो वो कुछ समय के लिए कहां पर सेव हुआ? क्लिपबोर्ड के सेक्शन में सेव हुआ। क्लियर है? MS वर्ड जब आप ओपन करेंगे तो आपको फाइल के सेक्शन में जाकर, सॉरी, होम के सेक्शन में जाकर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर पेस्ट दिया रहता है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर दिया रहता है। इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड और यहीं पर कॉपी की हुई चीजें हमारी सेव होती हैं। नेक्स्ट, मॉडेम इज अ वेरी पॉपुलर कंप्यूटर पेरिफेरल। बिल्कुल सही है। मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन। मॉडेम किस लेयर पर काम करता है? दूसरी लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर पर ही मैक एड्रेस भी काम करता है। स्विच, ब्रिज और मॉडेम, ये तीनों आपके डेटा लिंक लेयर पर काम करेंगे। मॉडेम आपकी कैसी है? डायल अप कनेक्शंस में यूज होगा, टेलीफोन लाइंस में यूज होगा, स्लोएस्ट कनेक्शन होगा। सारी चीजें याद है ना? तो मिक्स करना आना चाहिए, है ना। अगर मिक्स करके बढ़िया से आपने जूस बना लिया चीजों का तो बल्ले बल्ले है। क्या कह रहा है? मॉडेम किस तरीके की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, स्टोरेज या नन ऑफ दीज? या आता है? बताएंगे नहीं। वेरी गुड। आपकी पार्क की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज इनपुट एंड आउटपुट बोथ। यानी जो मॉडेम होता है ये नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी प्रोड्यूस करती है। तो आंसर इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, याद रखिएगा।
विच फंक्शन की ओपन फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स इन MS वर्ड 2021 या किसी भी वर्जन में, MS वर्ड 2021 या 2024 या 2019 कोई भी वर्जन पूछें में कौन सी फंक्शन कुंजी फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खोलती है? हम जानते हैं फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+H है ना, फाइंड एंड रिप्लेस Ctrl+H। इसकी जो फंक्शन की है वो F5 है। हम F5 करें या Ctrl+H करें, बात एक ही है, फाइंड एंड रिप्लेस वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारा। तो अगर शॉर्टकट की पूछेंगे तो Ctrl+H होगा, और अगर फंक्शन की पूछेंगे तो क्या होगा? F5। नेक्स्ट, EPROM डेटा कैन बी रेज्ड यूजिंग, कह रहा है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का जो डेटा है वो कैसे मिटाया जा सकता है? PROM में डेटा इरेज कर पाना पॉसिबल नहीं है, EPROM में डेटा को इरेज कर पाना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ युवराज सिंह, नहीं UV अल्ट्रा वायलेट रेज। तो हम UV की मदद से यानी अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से डेटा को डिलीट कर सकते हैं EPROM में। हाई वोल्टेज अल्ट्रा वायलेट लाइट, जबकि EEPROM में डेटा को इरेज करने के लिए किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल का। मास्क रोम में क्या कोई चेंजेस पॉसिबल हैं? जी नहीं। मास्क रोम एक ऐसा रोम है जो इंटीग्रेटेड सर्किट पर डेवलप किया गया है ना, जो कस्टमाइज तरीके का रोम है, कस्टम किया गया, यूजर की रिक्वेस्ट पर बनाया गया और उसमें भी चेंजेस नहीं हो सकते, दैट इज मास्क रोम। क्लियर है? तो EPROM क्या हो गया? अल्ट्रा वायलेट रेस की मदद से डेटा को इरेज करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर MS वर्ड 365? MS वर्ड 365 या किसी भी वर्जन के अंतर्गत कितने प्रकार के चेंज केस विकल्प उपलब्ध हैं? 5 उपलब्ध हैं चेंज केस। Shift+F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। 5 कौन कौन से होते हैं? कैपिटल ए और स्मॉल ए के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ये 5 तरीके के चेंज केस होते हैं। नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड प्रोसेसर दैट केम इन 1979। डैश पहला वर्ल्ड प्रोसेसर था जो 1979 में आया था, दैट इज कॉल्ड वर्ड स्टार। सबसे पहला वर्ल्ड प्रोसेसर का नाम क्या है दैट कम्स इन 1979 दोस्तों? दैट इज वर्ड स्टार। स्पीड ऑफ रैम इज मेजर्ड इन, रैम की गति को किसमें नापते हैं? रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम का मतलब प्राइमरी मेमोरी, रैम का मतलब मेन मेमोरी, रैम का मतलब सेमीकंडक्टर मेमोरी, याद है ना? तो रैम की स्पीड को किसमें नापेंगे? मेगाहर्ट्ज में, बिल्कुल सही। मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड में, बिल्कुल सही। मेगाहर्ट्ज MHz, मेगाहर्ट्ज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी बिल्कुल सही हैं। तो रैम की स्पीड जैसे हमारी कितनी होती है, डी रैम की बात करें तो 798.1 मेगाहर्ट्ज है ना, कुछ ऐसे ही लिखा होता है अगर आप देखेंगे मेमोरी में जाकर। तो आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 60, विच टाइप ऑफ डी रैम इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सिस्टम क्लॉक? किस प्रकार की डी रैम सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज रहती है? डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में लगी होती है वो डी रैम है, जो बार बार रिफ्रेश होती है वो डी रैम है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी रैम इज सिंक्रोनाइज विद द सिस्टम क्लॉक, इसे क्या बोलेंगे? एसडी रैम। अगर क्लॉक की बात आ गई तो सीमॉस बैटरी की याद आ जानी चाहिए, यानी एसडी रैम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। एस रैम क्या है? स्टैटिक रैम, जिसकी मदद से कैश मेमोरी डेवलप करते हैं। पी रैम होती नहीं, ई रैम होती नहीं। एसडी रैम डेट और टाइम सिंक्रोनाइज करने वाली, सीमॉस बैटरी के साथ मिलकर काम करने वाली, है ना, एसडी रैम हो गई। क्लियर है? तो ये रहे हमारे बेस्ट 60 क्वेश्चन गाइस। 60 में से कितना स्कोर आपने किया कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या है क्वेश्चन? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट चैट जीपीटी? चैट जीपीटी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी को लागू करने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया? बताइएगा।
जावा, पाइथन, C++, रूबी, HTML। किसका प्रयोग किया गया चैट जीपीटी को बनाने के लिए? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? नाम बताइए। आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आता तो लिख दीजिएगा नहीं आता, और आता है बताना नहीं चाहते तो लिख दीजिएगा सर आता है लेकिन बताएंगे नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, है ना। लगभग सब कुछ आपने पढ़ लिया है बढ़िया तरीके से। उम्मीद है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा। ये उम्मीद आपके अंदर जग गई होगी कि आप सिलेक्शन तो लेकर ही रहेंगे, है ना। सचिन सर का मुंह भी तो मीठा करवाना है। यस, तो बस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में पढ़ते रहिए। जितना पढ़ा है आपने सारी मैराथन को एक बार फिर से रिवाइज करिए, है ना, जो कि जरूरी है रिवीजन लास्ट टाइम पर। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, देखो पढ़ो चाहे जितना भी, लेकिन जो आखिरी के 10 दिनों में पढ़ा हुआ होता है ना, याद वही रहता है ना। मानते हैं ना आप लोग? ब्रशअप होती है चीजें धीरे 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 धीरे। तो आप सोचो अभी तक आपने कितना पढ़ा और आखिरी के 10 दिनों में आपने कितना सारा पढ़ लिया और याद भी है। तो ये टैलेंट है आपका जो आप याद रख पाते हैं, है ना। और अगर चाहते हैं कि बहुत बेसिक से पूरा पढ़ें कंप्यूटर को, तो आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, UPSSC के कोर्स से, वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट के साथ, टॉपिक वाइज PDF, टॉपिक वाइज वीडियोस, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, है ना, कंप्लीट कोर्स। इसको जुड़ने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। यू हैव टू इंस्टॉल दी अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन फ्रॉम दी गूगल प्ले स्टोर और दी iOS स्टोर गाइज। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन जोश को हाई रखिए, एनर्जी को बूस्ट करके रखिए, है ना। और अपने आप से बार बार बोलते रहिए कि इस बार सिलेक्शन तो होगा ही होगा। यस, झुकेगा नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।